meski patahan tinipulka setelah bikin है कभी कुछ लोग ऐसे स्क्वाड करते हैं जो बागमी से रिलेटेड है ये ओके या तो को दिमाग से देखेंगे और इसमें से एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है पॉजी जिसको हम ये सेक्शन में आईडी कॉल कर चुके हैं और जैसे कि हम पोस्ट 63 है और जल्दी इसकी जो फाउंडेशन है ये हमें चिचिन पोस्ट 64 से मिलती है। इनकी क्वालिटी की डिफिनेशन पर जब हमने देखा था कि ये बात करता है फॉल्स डॉक्यूमेंट की। अदर कोई शख्स जो है फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाए या उस लोग बनाए इस इंटेंशन के साथ तो सिर्फ किसी शख्स को पब्लिक को या किसी इंडिविजुअल को डैमेज या इंजरी कॉज करे। अब ये जो ये फौजी के जो कंसेप्ट है ये पूरा का पूरा फॉल्स डॉक्यूमेंट की ऊपर बेस करता है और फॉल्स डॉक्यूमेंट क्या होता है ये हमें सेक्शन 464 बताता है। और फौजी में एक तो ये बताया गया है कि फौजी होती क्या है और सेकेंडली यहाँ पे ये जो फ्रेज है ना टू सपोर्ट इन क्लेम और टारगेट से लेकर यहाँ तक की जो with empty to commit fraud, okay, or that fraud may be committed, यहाँ तक का जो फ्रेज है ये जो सेंटेंस ने ये हमें खोजरी को मकसद बताते हैं। ये जो फॉन्स डॉक्यूमेंट है उसका कोई बॉन्ड बनाया जाता है वो किस मकसद के लिए बनाया जाता है, यानी वो शख्स किसी अपने क्लेम या टाइटल को सपोर्ट करने के लिए बना उसको बनाता है या टू पॉज एनी पर्सन डिपार्टमेंट प्रॉपर्टी या वो अपनी किसी कायद या एक्सप्रेस का कॉन्टेक्ट में एंटर होना चाहता है या वो कमिट फ्रॉड करना चाहता है या उसको ये मालूम होता है कि ये जो मैंने 5 डॉक्यूमेंट बनाया है इससे फ्रॉड जो है को कमिट हो सकता है। यानी ये जो डिफिनेशन है ये मैं को ये डिफिनेशन भी बताता है और साथ साथ उसका मकसद भी बताना है कि कॉज़ी की जो और जी के जो मकसद है क्या है। अब आज के जो हमारा एक्चुअल था उसमें सेक्शन 466 से लेकर 469 तक की जो सेक्शन है इनको हम गौर करेंगे और ये जो सेक्शन है इनका जो बेसिक फोकस है ये इस क्वेश्चन के ऊपर है कि क्या हर एक जो फौजी है उसकी जो पनिशमेंट है वो सेम क्योंकि इनकी जो बेस ऑफेंस था सेक्शन नंबर 463 में हमने गाली को देखा था उसकी अदर हम से पनिशमेंट को देखें जो सेक्शन नंबर 465 में सब पनिशमेंट प्रोवाइड करता तो वो ये कहते हैं कि जो फौजी है इसकी पनिशमेंट एक्सटेंड हो सकती है 2 ईयर तक या फाइन लग सकता है या जो इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन दोनों एवर लग सकते हैं। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी पनिशमेंट के ऊपर है बट वो किन ऑफेंसेस की बात करते हैं किन स्टेजेस की बात करते हैं वो एजुकेटेड फॉर्म ऑफ जो फौजरी हैं उसकी बात करता है। क्योंकि जो पाकिस्तान की निम्पोर्ड हैं ये कोई को एक जैसा ऑफेंस की नहीं करता हूँ लॉ ये देखती हैं कि किस किस्म का डॉक्यूमेंट फॉर्ज किए गए हैं और उनको मिक्सअप के लिए फॉर्ज किए गए हैं। सो उसी के अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट है वो तय होगी और वो हम जो ये सेक्शंस है में हम देखेंगे कि चूँकि ये डेरिवेटेड फॉर्म तो फॉर्जरी है तो लाजमी बात है डेरिवेटेड फॉर्म्स ऑफ कोई भी बेस अगेंस्ट होता है उसकी जो पनिशमेंट होती है इनके डेरिवेटेड फॉर्म्स होते हैं इनकी पनिशमेंट बेस ऑफेंसी ज़्यादा होती है इसमें उसको डेरिवेटेड फॉर्म कहते हैं। इनकी देखिए अगर ये जो फॉर्जिंग है ये एक आम डॉक्यूमेंट में की जाए तो पनिशमेंट कम होती है जैसे हम सेक्शन 465 में देख रहे। लेकिन अगर से यही ऑफेंस है फॉर्जरी का ये अगर कमिट किया जाए कोर्ट के रिकॉर्ड में जो पब्लिक रजिस्टर्ड है अगर कोई फॉर एग्जाम्पल विंग है या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी है या चीटिंग है या रेपुटेशन से अगर रिलेटेड हो तो जो ऑफेंस है वो ज़्यादा सीरियस बन जाता है। तो लाजमी बात है उसकी जब पिनल लॉ का एक असूल होता है कि जब भी ऑफेंस सीरियस होता है तो उसकी जो पनिशमेंट है वो ऑटोमेटिकली ऐसे सीरियस बन जाती है जो पनिशमेंट है वो बढ़ जाती है। सो इसकी ये जो सेक्शन है 466 से 469 तक इसको लॉ कलेक्टिंग डेरिवेटेड फॉर्म ऑफ फॉर्जरी कहती है। अब ये जो एडवोकेट का कॉन्सेप्ट है इसको हम सिर्फ वहाँ भी नहीं पर देख रहे बल्कि जितने भी हम किसी ने इस प्रीवियस स्टोरी किए हैं उसमें हर एक बेस ऑफेंस के जो एग्रीवेटेड फॉर्म्स होते हैं तो मौजूद होते हैं। विन एग्रीवेटेड का मतलब यही है कि ये ऐसा ऑफेंस हो जो कुछ एडिशनल सर्कमस्टांसिस की वजह से ऑर्डिनरी ऑफेंसेस या सीरियस बोल जाता हो। यानी जो फॉर्जरी के कंसेप्ट हैं वर्किंग फॉर्जरी हैं जिसे मैं ऊपर सेक्शन 460 की में देखी भाई फ़र्क क्या होता है कि डॉक्यूमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या जो गुमे टेस्ट है वो ज़्यादा इफेक्ट होता है या फ्रॉड का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा सीरियस होता है इसलिए ला पनिशमेंट ज़्यादा देती है। यानी ये जो सेक्शन से 466 से 469 तक जो सेक्शन है आज के ये कोई नया ऑफेंस क्रिएट नहीं करके
बल्कि जो 463 और जो 464 में जो कल से टू में देखोगा उसकी सीरीज कॉप्स है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 466 को। इसका जो टाइटल है ये कहते हैं पॉजिटिव रिकॉर्ड आपको आप पब्लिक रजिस्टर कर सकते हैं। सो इसका जो टाइटल है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन क्या किन डॉक्यूमेंट्स की फॉर्जरी की बात है रही। सो इन डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है इसको हम इस सेक्शन की टेक्स्ट में देखेंगे। फिर इस सेक्शन पर जो टेक्स्ट है ये कहते हैं टू एवर फॉर्ज अ डॉक्यूमेंट अगेन एवर फॉर्ज अ डॉक्यूमेंट इन दिस सेक्शन नंबर 463 और 464 तक कंसेंट है। यानी इन सेक्शंस के अंदर अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है फॉर्ज करेगा purporting to be a record or proceeding of or in a court of justice। यानी इसका मतलब ये है कि अगर रिकॉर्ड और प्रोसीडिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के ऑफिशियल रिकॉर्ड या जुडिशियल प्रोसीडिंग का डॉक्यूमेंट अपीयर हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई शुड्स है वो एक फॉर एग्जांपल ए है एक फेक जजमेंट पे या ऑर्डर या डिग्री और डिपोजिशन या जुडिशियल रिकॉल या कोर्ट प्रोसीडिंग से कर प्रिपेयर करी और ये इम्प्रेशन दे कि वो कोर्ट से इशू हुआ है, ये पे क्या होगा, ये भी फॉर्जरी होगा क्योंकि ये फॉल्स डॉक्यूमेंट है। और ऑलरेडी 463 और 460 को ये देख चुके हैं, बट यहाँ के उसका जो प्रेफस है वो क्या है, वो डिफरेंट है। यानी फोकस सिर्फ ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट के ऊपर नहीं है, अब डॉक्यूमेंट की जो नेचर है वो इटसेल्फ इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ की जो इन सेक्शंस में इस सेक्शन में पर्टिकुलरली डॉक्यूमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और जुडिशियल अथॉरिटी को अंडरमाइन करता है। जैसे यहाँ पे ये कह रहे हैं ना और इन अ कोड ऑफ जस्टिस। एंड सेकंड की चीज़ है उसमें रजिस्टर ऑफ बर्थ, बप्टिज्म, मैरिज और बरियल। सो अगर कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बर्थ, बप्टिज्म, मैरिज या बर्थ के हवाले से बनाई तो फिर जो सेक्शन नंबर 466 है ये अट्रैक्ट कर सकती है। और इसका रीज़न यही कि सोसाइटी और स्टेट इन वन पार्ट्स पर ये जो रजिस्टर होते हैं, बर्थ रजिस्टर होता है, बप्टिज्म, मैरिज या बरियन के जो रजिस्टर्स होते हैं, इनके ऊपर पूरी सोसाइटी और स्टेट यानी जो आइडेंटिटी है या फैमिली स्टेटस है और लीगल राइट्स है वो डिटरमिन के लिए रिलाई करती है। और उसके अलावा कोई और रजिस्टर केप्ट बाय पब्लिक सर्वेंट इज सच इन यूरोपियन और रजिस्टर्ड हैं जो पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल की किसी की नहीं मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक ऑफिशियल रजिस्टर है जिसमें लीगली सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड रहती है। और यहाँ पे ये जो लिखा है एस यानी इसका मतलब ये है कि रजिस्टर फॉर मेंटेनेंस ये जो पब्लिक सर्वेंट है उसकी ऑफिशियल ड्यूटी के तौर पर होने चाहिए। और नेक्स्ट इसमें क्या शामिल है, और a certificate or document purporting to be made by a public servant in his official capacity। यानी एक ऐसा सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट जो ये अपीयर करे कि ये जो पब्लिक सर्वेंट है उसने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में इशू किया है। फॉर एग्जांपल अगर फेक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होता हो जिसमें ये अपीयर हो कि रिलेवेंट गवर्नमेंट जो ऑफिसर हैं जो पब्लिक सर्वेंट हैं उसने ऑफिशियली इसको सर्टिफाई किया है कि ये कोई यानी 15 है। और ये जो पब्लिक सर्वेंट कंसेप्ट है ये हम पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन नंबर 21 है जो हमें बताता है कि पब्लिक सर्वेंट में कौन रेट शामिल रखे हैं, राइट। ओके, सो वे आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन नंबर 21 है, पब्लिक सर्वेंट रिहाइन करते हैं और ये लिंक की लिस्ट प्रोवाइड करती हैं, यानी हमें बताती हैं कि इसमें जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो कौन कौन लोग इसमें शामिल है, राइट। सो सेक्शन नंबर 466 में डॉक्यूमेंट की अथॉरिटी चूँकि ऑफिशियल सोर्स से आ रही थी हैं इसलिए उसकी फॉर्जरी एग्रीवेटेड। ओके, अभी जो नेक्स्ट फेज है ये इम्पोर्टेंट है, इस वक्त समझे। ये कहते हैं कि और एन अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट और डिफेंड अ सूट। जब बात आती है सूट की तो सूट का मतलब होता है सिविल सूट, नॉट क्रिमिनल्स। क्योंकि जब ये है सिविल सूट, क्योंकि जब क्रिमिनल केस इनिशिएट होता है तो वो कंप्लेंट या एफआईआर उसमें की जाती है और ट्रायल इनिशिएट होता है। लेकिन जब बात होती है सूट की तो इसका एक्सप्लिसिट मतलब ये होता है यानी सिविल सूट, यानी पाकिस्तान की जो लीगल टर्मिनोलॉजीज है वो इस तरह स्ट्रक्चर की गई है कि जो लीगल ड्राफ्टिंग है उसमें ये जो वोकेबुलरी है ये सूट की ये
स्पेसिफाई करती ही सिविल सूट। अब जब बात सिविल प्रोसीडिंग की आ रही है तो लाजमी बातें हैं ये किस लॉ के साथ लिंक है, ये CPC के साथ लिंक है, जिसको प्रोसीजर कोड है। यहाँ पे बात हो रही है ना कि अ सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट परपर्टिंग टू बी मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, या अगर ये जो सर्टिफिकेट है या डॉक्यूमेंट है उसको कौन वो कौन बनाए, ये कोई ऐसी अथॉरिटी बनाए जिसके पास ये पावर है कि वो सिविल प्रोसीडिंग सिविल सूट जो है वो इंस्टीट्यूट कर सके, या अगर उनके अगेंस्ट सिविल सूट जो है वो दाखिल किया गया है तो उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो उस सिविल सूट को डिफेंड कर सके। यानी अगर वो लोग क्या करते हैं पेक सर्टिफिकेट या पेक डॉक्यूमेंट जो है वो बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सोम प्रोसीजर कोड है उसका कौन सी सेक्शंस और कौन सी जो प्रोविजंस हैं ऑर्डर्स हैं वो इस प्रेस के साथ लिंक हैं। सो इस कंटेक्स्ट में जो CPC का ऑर्डर नंबर 3 है वो रिलेवेंट है। अगली बात करते हैं रिकग्नाइज एजेंट एंड लीडर्स की। तो अगर हम देखें ऑर्डर नंबर 3, इसके जो रूल नंबर 1 है ये अलाउ करते हैं कि पार्टी कोर्ट में जो अपीयरेंस है, एप्लीकेशंस है या जो अथराइज एक्ट है वो कौन कर सकता है। ये कहते हैं कि बी मेड आर डन बाय द पार्टी इन पर्सन, यानी ये पार्टी है वो या तो खुद कर सकती है और उसके अलावा वो जो अथराइज्ड रिकॉग्नाइज्ड एजेंट होते हैं या जो लीडर होते हैं उनके ज़रिए से कर सकती है। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम ऑर्डर नंबर 3 की का जो रूल नंबर 2 है, अगर उसको हम देखें तो ये जो रूल नंबर 2 है इसमें रिकग्नाइज्ड एजेंट में जो ये इसको अगर आप देखें 2(1) में ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है और इसके जो पावर ऑफ अटॉर्नी के होल्डर्स हैं इसको एक्सप्रेसली इंक्लूड करता है। सो इसलिए अगर कोई फॉर्ज्ड अथॉरिटी जिसको यानी जिसको हमने सेक्शन नंबर 466 के इस प्लेस में ये जो अथॉरिटी का टर्म है जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं राइट। सो अगर कोई फॉर्ज अथॉरिटी या जो पावर ऑफ अटॉर्नी है अथॉरिटी है यानी POA है वो अगर बना लें और ये शो करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने मुझे अथराइज़ किया है कि मैं उसकी तरफ से सूट जो है वो इंस्टीट्यूट करूँ या डिपेंड करूँ, तो वो उसके ऊपर क्या लागू हो सकता है, जो सेक्शन नंबर 466 पाकिस्तान के लिए कोड है वो एग्जीक्यूट हो सकता है, सॉरी अप्लाई हो सकता है। और इसमें के अलावा एक जो रिलेवेंट अदर ऑर्डर है वो है ऑर्डर नंबर 29 और इसका जो रूल नंबर 1 है। सो इसका जो रूल नंबर 1 है ये कहते हैं कि अगर ट्रेस किसी कंपनी का हो, किसी का कॉर्पोरेशन का हो, तो इस लॉ के अंदर मिली ऑर्डर 29(1) के अंदर जो बोर्ड रिजोल्यूशन है उसके बगैर कंपनी के का जो केस है वो इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो बोर्ड रिजोल्यूशन है वो कौन है, ऑब्वियसली वो एक अथॉरिटी है, जैसे यहाँ पे मेंशन है ना कि ऑन द बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेशन बाय द सेक्रेटरी और बाय एनी डायरेक्टर और अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन। ये कौन लोग होते हैं, ये बोर्ड ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन में किया। सो ये तो हमने बात की अन अथॉरिटी की रिसूट इंस्टीट्यूट करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंस्टीट्यूशन की बात नहीं, यहाँ भी डिफेंड रिसूट की बात हुई है। तो अगर इसको हम CPC में देखें तो इसका जो ऑर्डर नंबर 6 है और उसका जो रूल नंबर 14 है वो बात करता है एंड डिफेंड रिसूट की। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि एवरी प्लीडिंग शिल बी साइंड बाय द पार्टी एंड हिज प्लीडर, और provided that where a party pleading is by reason of absence seen into absence होती है upon the good cause unable to sign the pleading, it may be signed by any person duly authorized by him to sign the seal or the sue or depend on his behalf. Okay. So इस तरह के अकॉर्डिंग कोर्ट का जो हर एक डॉक्यूमेंट है, चाहे वो दावा हो या जवाबी दावा हो, जैसे यहाँ रीडिंग में दोनों आते हैं, वो दावा और जवाबी दावा, तो ये उस बंदे के ऊपर लाजिम है कि वो साइन करे जिसने केस जो वो डिफेंड नहीं हुआ था, जिसके पास केस को डिफेंड करने का लीगल राइट हो। अगर कोई और बिना इजाज़त के साइन करेगा तो फिर के क्या होगा, फिर केस खारिज हो जाएगा। और सिमिलरली अगर ये जो डॉक्यूमेंट है ये को फॉर्ज डॉक्यूमेंट बनाए तो वे इस शख्स के ऊपर ये जो हुएवर है इसको 466 के अंदर चार्ज किया जाएगा। और सिमिलरली ये जो ऑर्डर नंबर 37 इसका जो रूल नंबर 2 है ये भी रिलेवेंट है। ये जो ऑर्डर नंबर 27 है ये बात करता है स्मिस बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी अगर गवर्नमेंट को सूट इंस्टीट्यूट करती है या अगर गवर्नमेंट की अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट किया गया हो और गवर्नमेंट ने उसको डिफेंड करना हो
और पब्लिक ऑफिसर्स एंड देयर एफिशिएंट कैपेसिटी। तो फिर क्या होगा, इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। ये जो रूल नंबर 2 है उसको ये कहता है कि अगर केस गवर्नमेंट के खिलाफ हो तो इस लॉ के अकॉर्डिंग यानी ऑर्डर 27 और रूल जो है 22 है, इसके अकॉर्डिंग सिर्फ वही सरकारी अफसर और कोर्ट में गवर्नमेंट को डिफेंड कर सकता है जैसे गवर्नमेंट ने ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के जरिए से क्या किया हो, अथराइज किया हो, उसके पास अथॉरिटी दे दी जा हो, दो जान हो। कोई भी शख्स अगर वो यानी फेक डॉक्यूमेंट बनाकर ये जो अथॉरिटी लेटर है गवर्नमेंट को डिपेंड करने का या इंस्टीट्यूट करने का, तो वो क्या होगा, कोड 66 के अंडर चार्ज होगा। और उसके साथ साथ जो ऑर्डर नंबर 3 है, इसका जो रूल नंबर 4 है वो भी रिलेवेंट है, वो वकालत मानी की बात करता है। उसको अगर हम देखें, ये इसका रूल नंबर 4 है, तो ये कहते हैं कि वकील को प्रोसीड करने की जो एक्चुअल अथॉरिटी है, इन जो वकालतनामा है, वो क्या होगा, वकील को अथराइज करता है कि वो कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग जो है वो चला सकता है। सो ये जैसे किसी में हमने कुछ स्टेप्स देखे। सो कोई भी शख्स अगर सीबीसी के 3 स्टेप्स को किसी भी डॉक्यूमेंट जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको हमने देखा, या बोर्ड रिजर्वेशन है या वकालतनामा है, उसकी व्यक्ति पे कॉपी बनाता है, तो उस पर डायरेक्टली वो सेक्शन नंबर 466 में पाकिस्तान पीनल कोड में ऑनलाइन होगा। सो नेक्स्ट फ्रेज है डिटेट एनी प्रोसीडिंग्स देयर इन। देखिए जो प्रोसीडिंग्स देयर इन का स्कोप है, सिर्फ सूट फाइल करने तक लिमिटेड नहीं है। 1 से 7 सूट एग्जिस्ट, उसके बाद जो काउंटीज हैं वो वेरियस प्रोसीडिंग्स की स्टेप्स जो है वो देती है। जैसे एप्लीकेशंस हो गई या अपीयरेंस हो गई, ये दोनों जो पार्टीज़ हैं वो अपीयर होती है बोर्ड में एक्स थ्रू जो रिकॉग्नाइज एजेंट्स हैं, रीडर्स हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। यानी जो प्रोसीडिंग है इसमें इसका जो स्कोप है ये वास्ट है। तो उसको हमने कहाँ पे देखा, जो ऑर्डर नंबर 3 है और उसका जो रूल नंबर 1 है उसमें आपने इस कंसेप्ट को देखा। ठीक है, ये इस कंसेप्ट को कवर करते हैं। सो इसलिए किसी फ्रॉड डॉक्यूमेंट को ऐसी अथॉरिटी के तौर पर अगर क्रिएट किए जाए जो किसी पर्सन को कोर्ट प्रोसीडिंग में एक्ट करने का अथॉरिटी देता है, तो सेक्शन नंबर 466 जो है वो अप्लाई हो सकता है। और उसके बाद है आउट टू कंपेस जजमेंट, यानी सेक्शन 466 में ये जो कंफेस जजमेंट है वो सीपीसी का जो जजमेंट एंड जो डिग्री का फ्रेमवर्क है उससे रेलेवेंट है। यानी इसमें अगर हम इसकी बात करें कि ये पर्टिकुलरली जो ऑर्डर नंबर 20 है और उसके साथ लिंक है। सो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑर्डर नंबर 20 है, ये जजमेंट एंड देखने की बात करता है। यानी ये बात करता है जजमेंट की प्रोनाउंसमेंट, उसकी साइनिंग और डिग्री के जो कंटेंट्स हैं उसको रेगुलेट करता है ये जो ऑर्डर है। ये मार्क करता है ऑनलाइन को प्रोनाउंस जजमेंट के कितने। सो कोई भी शख्स अगर चूँकि ये भी एक डॉक्यूमेंट ही, अगर भी इसको फेक कौन से डॉक्यूमेंट बनाएगा और बदतसलत में क्या होगा, वो 466 के अंडर चार्ज होगा। और ये जो कंप्लीशन ऑफ जजमेंट का कंसेप्ट है ये ऑर्डर बिल्ट नहीं मेंशन है, ये बात करता है एडवेशन क्लेम। सो ये जो ऑर्डर है सीपीसी का, इसमें जो डिफेंडेंट होता है को कोर्ट में अपीयर होता है और ये एडमिट करता है कि प्लेंटिफ का ये सिर्फ क्लेम है, ये क्या है, करेक्ट है। जबकि अगर हम क्रिमिनल लॉ में इसका आप सेम कंसेप्ट देखें तो वहाँ पे प्लीज आप गिल्टी का कंसेप्ट पाया जाता है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो क्या है, पावर ऑफ अटॉर्नी। जो पावर ऑफ अटॉर्नी है ये एक डॉक्यूमेंट होता है और इसका जो कंसेप्ट है ये पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट जो 1882 का है उसमें ये मेंशन हो। और ये जो लॉ है यानी जो 1882 के ये जो सब्सटेंटिव लॉ है ये रेगुलेट करता है कि एक जो प्रिंसिपल होता है वो लीगली अपना जो पावर ऑफ अटॉर्नी है क्रिएट करता है, ग्रांट करता है किसको, नाउ जो उसका एजेंट होता है। और उसका जो मकसद होता है वो क्या होता है कि वो उसकी वहाँ पे कोई जो सिविल सूट है उसको इंस्टीट्यूट कर सके या डिपेंड कर सके, या जो प्रॉपर्टी है उसको सब वगैरह पढ़ सके। तो आगे इसका जो पनिशमेंट क्लॉज है कि ऐसे जो शख्स होगा पनिशमेंट उसको दी जाएगी विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन और अ टर्म जो एक्सटेंड हो सकती है 7 ईयर का एन इन प्लस उसके ऊपर जो फाइन है वो भी अपडेटेड ही है। अब ये जो बनी इम्प्रिजनमेंट है ये पाकिस्तान की नेटवर्क का जो सेक्शन नंबर 23 है वो हमें एक एस्ट ऑफ पनिशमेंट बताता है और दो ये बताता है कि जो इम्प्रिजनमेंट है दो टू डिस्क्रिप्शन थ्रू होती है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं।
और इस सेक्शन के लिए यानी कोर्स 66 के लिए जो पनिशमेंट चूज़ की गई है वो 8 नंबर की है और 10 नंबर की है। सो इनसे 8 नंबर वाली है, ये कहते हैं कि रिटन डिस्क्रिप्शन की है रिगरस और सिंपल। जब किसी प्रोविजन में लिखा होता है ईगर डिस्ट्रक्शन तो कोर्ट की डिस्कशन की ऊपर होता है तो वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे चाहे या सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे। जो अब अगर सेक्शन नंबर 466 का जो कोड है उसको अगर हम सब समझें सिंपल अल्फाज में तो देखिए जो सेक्शन नंबर 466 है इसके अंदर दो चीज़ें सिमिल्टेनियस होनी चाहिए। जो फर्स्ट चीज़ है वो क्या है कि डॉक्यूमेंट फॉर्जरी के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके मुताबिक फॉर्ज्ड हो, और वो कहाँ पे मेंशन है सेक्शन नंबर 460 की और 464 में अंडर यूज रिकॉर्ड कर चुके हैं। ठीक है, यानी ज़रूरी है कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट हो। जो सेकेंड चीज़ ज़रूरी है वो ये है यहाँ से कि फॉर्ज डॉक्यूमेंट स्पेशली प्रोटेक्टेड कैटेगरीज में से हो जो सेक्शन नंबर 466 स्पेसिफिकली लिस्ट करती है, और वो यहाँ पे एक लंबी लिस्ट जो है वो यहाँ ये पावर ऑफ अटॉर्नी तक जो है ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो इसलिए कन्फर्म सेक्शन नंबर 466 को सिंपल अल्फाज में समझे, इसको अगर हम फार्मूला अगर हम देखें तो एक तो लाज़मी बात है कि जो चीज़ होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये फॉल्स डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, यानी एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट भी फॉल्स हो सकता है, एक उसको पार्ट भी फॉल्स हो सकता है। और उसके अलावा जो यानी इसको आप कह सकते हो कि जो स्पेशल लिस्ट प्रोवाइड की गई है सेक्शन नंबर जो 466 है इस पे कि ये इससे फिर क्या बन जाएगा भी सेक्शन नंबर 466 बन जाए। और अगर हम इसकी पनिशमेंट को देते हैं कि ये ज़्यादा है बनस्बत बेस ऑफेंस है, उनके बेस ऑफेंस में हमने ये देखा था कि एक्सटेंड हो सकती है 2 ईयर तक, जबकि हम कह रहे हैं ना कि ये जो आज का हमारा लेक्चर की एग्रीवेटेड फॉर्म्स है तो लाज़मी बात है इसकी जो पनिशमेंट होगी वो भी ज़्यादा होगी। यहाँ पे हमने इसकी जो पनिशमेंट देखी वो कितने साल तक एक्सटेंड हो सकती है 7 ईयर तक, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ हमें एक्सटी कि जो 7 ईयर हम ये कुछ टर्म नहीं है टॉप पनिशमेंट का, ये एक्सटेंड हो सकती है। इनमें जो मिनिमम पनिशमेंट है वो 1 दिन से लेकर 7 साल तक कोई भी हो सकती है, राइट, कि जो 7 ईयर है ये मैक्सिमम और लिमिट है, लेकिन डिफाइन है वो क्या है वो ऑब्लिगेटरी है। और ये पनिशमेंट ज़्यादा क्यों है, इसका जो रीज़न है सिंपल है, यानी जितना डॉक्यूमेंट पर पब्लिक लीगल रिलायंस ज़्यादा होगा उतना उसकी फौजरी का जो सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल हार्म है वो भी ज़्यादा हो। ओके, सो जो सेक्शन हुए 466 है इसमें जो पनिशमेंट है वो डॉक्यूमेंट की स्पेशल ऑफिशियल जुडिशल करेक्टर है उसकी वजह से एग्रीवेट होती है, यानी इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। उनके बाकी सेक्शंस को में हम देखेंगे कि उनके रीजंस क्या हैं। 466 में जो एग्रीवेशन है किस चीज़ की वजह से है वो है जुडिशियल डायरेक्टर की वजह से। सो अब इसके बाद हम देखते हैं तो सेक्शन में वो 467 है। सो 467 का जो टेक्स्ट है वो कहता है फॉर्जरी पब्लिक इवल सिक्योरिटी और इसके बाद कामा विल एटसेट्रा। सो जो पाकिस्तान की लीगल कोड है ये वेरिएबल सिक्योरिटी को बैंक को भी प्रॉपर्टी समझता है, और अगर अपनी अमौन डिस्ट्रिक्ट के नंबर ये जो ऑब्जेक्टिव है वो उन ऑफेंसेस की बात करते हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड। सो इसमें तमाम वो डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, यानी इसमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं जो प्रॉपर्टी मनी फाइनेंशियल राइट्स हैं या सक्सेशंस हैं उसके डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। सो ये जो सेक्शन है ये प्रीवियस सेक्शंस की कंपेरिजन में ज़्यादा रिलेटेड फॉर्म है। सो यहाँ पे रिटर्न है वेरिएबल सिक्योरिटी, ये भी एक डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 30 डिफाइन करते हैं, इसको देखते हैं। तो ये पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 30 है, ये कहते हैं कि वेरिएबल सिक्योरिटी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो लीगल राइट क्रिएट करता है, एक्सटेंड करता है, ट्रांसफर रिस्पेक्ट एक्सटिंग्विश रिलीज करता है। सो ये एक क्या होता है लीगल डॉक्यूमेंट होता है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंडर कोई शख्स जो है वो लीगली लाइबल कर सकता है। ये सो इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसका जो सेक्शन नंबर 17 है उसके अंदर जो ज़मीन की रजिस्ट्री होती है वो भी इसमें आती है लीगल सिक्योरिटीज़ में। और जो विल है वो तो आप सबको मालूम है कि वसीयत होती है, जब कोई शख्स फौत होता है तो उसके बाद इसकी जायदाद की तकसीम है उसका इजाज़तनामा होता है। सो इसका जो टेक्स्ट है हम इसमें उसको देखते हैं, बट ये जो विल तो कंसेप्ट है ये इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें मिलता है, और अगर वो मुस्लिम से रिलेटेड है तो
और अगर वो नॉन मुस्लिम से रिलेटेड है तो कुछ सक्सेशन एक्ट जो 1925 के उस पर रिलेटेड है। सो अब हम देखते हैं इसका टेक्स्ट। ये कहते हैं कि गो इन फॉर्म्स अ डॉक्यूमेंट इज पर्पस टू बी कम्युनिकेटेड सिक्योरिटी और अगेन इसको डॉक समझ गए हैं। और इन अथॉरिटी टू अडॉप्ट अ सन, यानी इसमें जो एडोप्टेशन डीड है वो निशानी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदू एडोप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, ये कोई आम अगर लॉ है उसके अंडर अगर कोई एडोप्टेशन डीड होगा। यानी फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है वो एक जाली जो फॉल्स एडोप्टेशन डीड बनाता है ताकि किसी का जानी बेटा बनकर किसी यतीम या जो चोरीशुदा बच्चे का जो के नाम के ऊपर की प्रॉपर्टी है उसको वो हड़प कर सके। या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट which purports to give authority to any person to make a transfer inevitable security, यानी इसके अंदर कौन से जो लॉस हैं वो रिलेवेंट हो सकती है, जैसे पावर ऑफ पटाने का वहाँ एक्ट है। और सिमिलरली जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल एक फेक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको मुख्तार आम एक मुख्तार आम होता है एक मुख्तार खास होता है, अगर कोई एक मुख्तार आम बनाए जिसके ऊपर ज़मीन के जो असली मालिक हैं उसके अंदर जो फॉल्स सिग्नेचर में वो मौजूद हो और उसकी जरिए से उसकी जो ज़मीन है वो किसी बंदे को बेच दी जाए, राइट। ओके, सो द नेक्स्ट पेज है, ये कहता है कि विच पर्पस टू गिव अथॉरिटी टू रिसीव द प्रिंसिपल्स एंड ट्रस्ट और डिवाइडिंग्स देयर अकाउंट। तो यहाँ पे जो 3 टर्म्स हैं इन 3 टर्म्स को हम पहले समझ लेते हैं। ये नंबर 1 है प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल का मतलब होता है असल अमाउंट, यानी जो ओरिजिनल सम है जो किसी इन्वेस्टमेंट लोन या सिक्योरिटी के अगेंस्ट पेएबल हो। और जो इंटरेस्ट है वो तो आपको पता होगा जिसको हम सादा ज़बान में सूद कहते हैं, यानी ये प्रिंसिपल अमाउंट पर मिलने वाली जो एडिशनल रिटर्न होता है या मुनाफा इसको कहता है। और जो डिविडेंड्स है ये कंपनी के शेयर्स पर शेयर होल्डर्स को मिलने वाला प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूटेड हिस्सा है उसको डिविडेंड कहा जाता है। यानी एक ऐसा पॉश डॉक्यूमेंट जो किसी पर्सन को किसी फिनंशियल सिक्योरिटी की असल अमाउंट, उसका इंटरेस्ट या उसका जो पेएबल डिविडेंड है वो रिसीव करने का अथॉरिटी देता हुआ अपीयर करे। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर इसकी हमें एग्जांपल देने हैं, यानी ए के पास एक शख्स है ए, उसके पास एक जेन्युइन इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी है जिसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो 10 लाख है और जो इंटरेस्ट है वो उसके ऊपर 1 लाख का है। और जो डिवाइडेंड है उसमें डिवाइडेंड वो कितना है वो 50,000 है, 50 कौन है। अगर ये कौन है, ये ए है, यानी ए के पास एक जेन्युइन इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट है। अब बीच में जो बी है वो क्या करता है कि बी फेक अथॉरिटी लेटर बनाता है जिसमें अपीयर होता है कि ए हैज़ अथराइज्ड बी to receive the principal, interest and divide on his security। और B का इस फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए से मकसद क्या है, वो इस फॉर्ज डॉक्यूमेंट के ज़रिए से A की जो फिनंशियल एंटाइटलमेंट है उसको रिसीव करना चाहता है। तो ये जो सेक्शन है 467 इसकी रिलेवेंट को के दरी में पार करता है। देन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये जो भी है ये जो एक्चुअल अमाउंट है ये सारी प्रिंसिपल इंटरेस्ट फॉर डिवाइडेंड इसको क्या करे, इसको हकीकत में रिसीव कर भी दे, क्योंकि यहाँ पे ये जो सेक्शन है इसका फोकस पहले ये है कि डॉक्यूमेंट ऐसे कॉस्ट हैं और पर्पस टू गिव अथॉरिटी टू रिसीव दिस फाइनेंशियल एंटाइटलमेंट है। ओके, अब जो नेक्स्ट फेज है ये कहता है कि और टू रिसीव डिलीवर एनी मनी न्यूरल प्रॉपर्टी एबल सिक्योरिटी। अब यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, इसमें 3 टर्म जो है रिसीव डिलीवर या 2 है। जो रिसीव है उसका मतलब है कि कोई पर्सन किसी पर्सन को पैसा यहाँ लिखा है मनी या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाए सिक्योरिटी उसको लेने की अथॉरिटी देना। और जो डिलीवर कंसेप्ट है इसका मतलब ये है कि किसी पर्सन को पैसा मूवेबल प्रॉपर्टी या ये जो वेरिएबल सिक्योरिटी है ये किसी दूसरे पर्सन को देने यानी हैंड ओवर करने की अथॉरिटी देना है। सो यहाँ पे जो कंसेप्ट रिलेवेंट है मूवेबल प्रॉपर्टी का वो तो पाकिस्तान मिनरल कोड का जो सेक्शन नंबर 22 है ये हमें बताता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। सो इसको हम यहाँ पे देख ले भी सेक्शन नंबर 2। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड है तमाम तरपोर्टेबल प्रॉपर्टी। अब एवरी डिस्क्रिप्शन यानी लेन के सिवा
एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ, और वो चीज़ें जो परमानेंटली अर्थ के कनेक्टेड है या टेम्परेरी कनेक्टेड हैं, यानी उसको फास्टिंग किए जा सकते हैं, जैसे खिड़की हैं, दरवाजे हैं, छत हैं, ये अटैच टू द अर्थ होती हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मूव और प्रॉपर्टी की डिफिनीशन में अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान की रिपोर्ट सेक्शन नंबर 22 नहीं आती। यानी इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं, ये रिसीट की, कि फॉर एग्जांपल ए है, वो अब्रॉड में है और उसमें बी को अथॉरिटी दी है कि बी मेरी तरफ से जो 5 लाख रुपए हैं और मेरी जो ज्वेलरी है वो रिसीव कर सकता है। तो ये किस प्रेस के अंडर आएगा, वो रिसीव नहीं, इसका पर्स टू गिव अथॉरिटी टू रिसीव। अब बीच में जो सी है वो क्या पढ़ता है कि प्रो ये जो डॉक्यूमेंट है वो फेक तरीके से यानी फाल्स डॉक्यूमेंट बनाता है, तो फिर वो क्या होगा, ये सी होगा, वो सेक्शन नंबर 465 के अंडर फॉल क्या किसके ओवर लाइबल होगा। सिमिलर भी अगर फार्ज डॉक्यूमेंट ये शो करे कि सी एस अटेम्प्ट्स टू डिलीवर इज प्रॉपर कोरिएबल सिक्योरिटी टू बी, तो फिर ये भी जम होगा कि इसमें फिर ये जो डिलीवर वाला पार्ट है ना ये इंगेज हो जाता है। अगेन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे एक्चुअल मनी प्रॉपर्टी का रिसीव या डिलीवर हो जाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो फोकस है वो किसके ऊपर है, फ्रॉड डॉक्यूमेंटिंग पे। उसके बाद जो नेक्स्ट वे से ये है any document that pertain to the integrating deceit acknowledging the payment on money। यहाँ पे 2 टर्म्स हो वो लिस्ट ऊपर है, एक है इक्विटेंस और दूसरा है इसी। ये जो परपर्टिंग कवर्ड इस क्वाड्री के कंसेप्ट में हम बार बार देख रहे हैं, इसका तो मतलब जिसके ये है कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो ज़ाहिरन ये अपीयर करे कि वो जिनमन रिसीट या इक्विटेंस है, और जब इक्विटेंस है ये एक रिटन एक्नॉलेजमेंट होती है जो एक जिसमें ये मेंशन होता है कि जो अमाउंट पेबल थी वो रिसीव हो गई है और लाइबिलिटी की चार्ज वो डिस्चार्ज हो गई है, और जो रिसीट है वो तो हमारा दिन एवरीडे यूजमेंट वाले के साथ वास्ता करते हैं। रिसीट का मतलब सिंपली यही कि पेमेंट यानी रिसीव होने का जो रिटर्न प्रूफ होता है। एक्नॉलेजिंग द पेमेंट ऑफ मनी, यानी ये जो डॉक्यूमेंट है ये क्या करे, ये कंफर्म करें कि पैसा एक्चुअल रिसीव हो चुका है। यानी इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो हम इस तरह ले सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए है, उसने बी को 10 लाख को कई हो गई है इन लेकीज, राइट। अब ए ने अभी पेमेंट दी नहीं है बी को, लेकिन जो बी है वो एक फेक डॉक्यूमेंट यानी कौन सा डॉक्यूमेंट बना देता है और उसमें वो ये लिखता है कि आई एक्नॉलेज दैट आई हैव रिसीव 10 लाख रुपीज़ फ्रॉम ए इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अब ये जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है ये डॉक्यूमेंट ये फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करता है कि ए की जो लाइबिलिटी है वो ख़त्म हो चुकी है, जबकि असल में पेमेंट कोई ही नहीं है। सो ऐसे कौन सा डॉक्यूमेंट होता है जिससे एक डॉक्यूमेंट होता है यानी जो फॉर्ज फॉर्ज डॉक्यूमेंट कहते हैं, वो सेक्शन नंबर 467 की एम्बेड में आ सकता है। और जो नेक्स्ट प्लेस है ये कहते हैं कि और इन इक्विटेंस आर रिसीट फॉर द डिलीवरी ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी और वेन्यूएबल सिक्योरिटी। यहाँ पे लॉ मनी के अलावा प्रॉपर्टी या वेरिएबल सिक्योरिटी की जो डिलीवरी है उसका जो फॉल्स प्रूफ है उसको गौर करें हैं। यानी जो इक्विटेंस या रिसीट है ये एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है, ये एक्नॉलेज करे कि कोई चीज़ रिसीव या डिलीवर हो चुकी है, और जो प्रॉपर्टी है वो ये मेंशन है कि वो कौन सी होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यानी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो किसी पर्सन को हैंड ओवर कर देना। फॉर एग्जांपल ज्वेलरी है, कोई व्हीकल है, मशीनरी है, ये गुड्स एटसेट्रा है। और जो वैल्यूएबल एंड सिक्योरिटी तो कंसेप्ट था उसका हम ऑलरेडी सेक्शन 30 में डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। इधर ऐसे चीज़ें सुबह आगे पनिशमेंट क्लॉज है वो क्या होगा, पनिश होगा विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इन लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो मिलेगी, और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ फीनल डिस्क्रिप्शन जो एक्सटेंड हो सकती है किन एज एंड इन प्लस इसके बाद उसको के ऊपर फाइन जो है वो भी एडिगेट चाहिए। सो सिंपल अल्फाज में अगर हम सेक्शन 467 को समझते हैं तो जो सेक्शन 467 है ये उन डॉक्यूमेंट्स की फॉर्जरी को हाई एग्रीवेटेड बनाती है जो बिल, फिनंशियल राइट्स, ओनरशिप, सक्सेशन, पेमेंट या डिलीवरी या लीगल लाइबिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। सो अब हम देखते हैं सेक्शन मतलब 460 के ये बात करता है फॉर्जरी का पर्पस ऑफ चीटो
एक चीज़ तो आपने नोट की ही नहीं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पर्पस। इन यहाँ पे डॉक्यूमेंट का जो नेचर है जैसे सेक्शन 466 और 467 की वह हम नहीं देखता, उसकी तरह डॉक्यूमेंट बजाते खुद इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो फौजरी का या पर्पस है वो इम्पोर्टेंट है। इसका अगर हम, और वो पर्पस क्या है, वो है चीटिंग। तो अब हम देखते हैं कि इसका टेक्स्ट क्या कहता है। ये कहते हैं कि डू गिवर कमिट्स फॉर्जरी, ऑब्वियसली जो सेक्शन 163 का ऑफेंस है वो प्रूफ हो जाना चाहिए कि कौन सी जो इश्यू में कमिट हो गई है, क्या हो चुका है। इंटेंडिंग द डॉक्यूमेंट फॉर्ज, यानी जो फॉर्ज डॉक्यूमेंट है, जो फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं, जिसको लॉ में फॉर्ज डॉक्यूमेंट कहा जाता है, और ये हमें कौन लगाता है, ये इन्हें लगाता है सेक्शन नंबर 47 के। यानी जो फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं उसको लॉ की लैंग्वेज में फॉर्ज डॉक्यूमेंट कहा जाता है। Intending that the document forged in the forged document है shall be used for the purpose of cheating। तो अगर वो जो फॉल्स डॉक्यूमेंट जो बनाया गया है, फॉर्ज डॉक्यूमेंट, अगर ये चीटिंग के पर्पस के लिए यूज़ होगा तो आगे पनिशमेंट क्लास है। अब यहाँ पे जो चीटिंग का कंसेप्ट है किसको हमने पाकिस्तान पिनल कोड की सेक्शन नंबर 15 में देखा है। ये जो मिनी सब्जेक्ट है चीटिंग का, इसमें जो सेक्शन 415 है, ये चीटिंग का जो कंसेप्ट है वो हमें डिफाइन करके देखा है। तो अगर किसी खास डॉक्यूमेंट का इंटेंशन जो है वो चीटिंग हो, तो फिर ऐसे जो भी इवेंट होगा उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगी ईडर डिस्क्रिप्शन की, जो एक्सटेंड हो सकती है 7 ईयर तक, प्लस उसके ऊपर जो फाइन है वो भी, और उसके लिए नहीं वो लाए बनेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना शेल बी, कि इससे हमें ये पता चलता है कि डॉक्यूमेंट का एक्चुअल यूज़ होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इंटेंशन होना चाहिए और कि वो उस डॉक्यूमेंट को चीटिंग के लिए वो यूज़ करेगा। यानी इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो हम इस तरह दे सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए है, वो क्या करता है कि एक जो डिग्री है वो बनाते हैं, राइट। और उसका जो इंटेंशन है, क्योंकि इस सेक्शन में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो इंटेंशन है। और वो इंटेंशन किस चीज़ का इंटेंशन होना चाहिए, वो चीटिंग का इंटेंशन होना चाहिए। ये ठीक है। अब अगर एक फॉल्स डॉक्यूमेंट डिग्री जो है वो बनाता है और उसका इंटेंशन ये है कि वो उसे यूनिवर्सिटी या जॉब अथॉरिटी के सामने जो है को जिनमें डिग्री के तौर पर उसको यूज़ करके चीटिंग करेगा, तो अब यहाँ पे जो फॉर्जरी है वो कंप्लीट हो सकती है, इवन इफ अल्टीमेटली जो इंटेंडेड यूज़ है वो कंप्लीट ना हो, मैंने प्रोवाइडेड कि जो रिक्वायर्ड इंटेंशन है वो प्रूफ हो। इसकी जो पनिशमेंट है वो भी काफ़ी सिवियर है। आप देख सकते हैं कि ऐसे फॉर्ज डॉक्यूमेंट की जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर तक एक्सटेंड हो सकती है। मे एक्सटेंड मीन्स की ईयर में मैक्सिमम टाइम लिमिट इतनी डिफाइन है। ये क्या है, ये ऑब्लिगेटरी है। और अगेन ये जो कंसेप्ट है पनिशमेंट को, ये सेक्शन नंबर प्रूफ की तरह सी दिए गया और इसका आप जब आप देखिए था। अब हम देखते हैं फिक्सिंग वन बोर्ड 469 है, ये पॉजिटिव और पर्पस ऑफ हार्मिंग की रिपीटेशन की बात हो रही है। यानी जो सेक्शन नंबर 468 है इसमें पर्पस क्या था, चीटिंग था। सेक्शन नंबर 469 है, इसमें जो पर्पस है वो किसी पार्टी की रिपीटेशन है कि उसको हार्म करना। इसको जो टेक्स्ट है ये कहते हैं कि whoever commits forgery again, यानी एक्चुअल फॉर्जरी कमिट होनी चाहिए, यानी कौन सा आपने बना होना चाहिए अंडर सेक्शन नंबर 463, ठीक है। और 463 और 464 दोनों, उनकी जो 464 है वो 5 डॉक्यूमेंट को डिफाइन करते हैं। उसके बाद देखा जाएगा कि वो फॉर्जरी किस पर्पस के लिए की रही है। सबसे पहले तो फॉर्जरी का कंप्लीट होना ज़रूरी है। अब अगेन इंटेंशन की बात हो रही है। इंटेंडिंग दैट, यानी इंटेंशन जो है ये किस चीज़ को शो करता है, यहाँ पे ये मीन्स जी वो शो कर रहा है। ओके, इंटेंडिंग दैट द डॉक्यूमेंट फॉर्ज शिल हार्म द रेपुटेशंस ऑफ एनी पार्ट, कि वो जो फॉल्स डॉक्यूमेंट है वो क्या करेगा, वो इफेक्ट करेगा किसी पार्टी की जो रेपुटेशन है। रेपुटेशन मीन्स किसी पर्सन के बारे में जो सोसाइटी, प्रोफेशनल कम्युनिटी है या बिजनेस सर्कल है या जो रिलेवेंट पब्लिक है उनके माइंड में उसका जो गुड नेम है या करेक्टर है, स्टैंडिंग है, इसको क्या कहते हैं, रेपुटेशन कहते हैं। देखिए उसको जो इंटेंशन होगा वो उस रेपुटेशन को क्या पहुँचाना होगा, हार्म पहुँचाना होगा। ज़रूरी नहीं है कि ये जो हार्म है उसकी रेपुटेशन को ये एक्चुअल हार्म काज हो जाना चाहिए, नहीं। अगर उसका इंटेंशन प्रूफ हो जाए तो अगर एक्चुअल हार्म ना भी पहुंचाओ तो तब भी सेक्शन नंबर 469 जो है वो क्या होगा, एक्टिवेट हो सकता है। यानी इसकी एग्जांपल हम इस तरह दे सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ए है, वो क्या करता है कि वो एक
क्रिमिनल कन्फेशन बनाता है जो किसके नाम से है, बी के नाम से है, जिसमें बी को सीरियस जो क्राइम है उसका ऑफेंडर शो किया गया है, क्योंकि ए जो है उसको जो इंटेंशन है वो ये चाहता है कि लोग बी को क्या समझे, इमिनेंट समझेंगे, उसको जो रेपुटेशन है उसको हार्म पहुँचे। या हम एग्जांपल पे ऐसी भी ले सकते हैं कि अगर ए जो है वो बी पे डॉक्यूमेंट बनाता है जिसमें जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है वो ये शो करे कि बी ने कंपनी के जो फंड्स हैं वो स्टील के ये छुड़ाए। अब यहाँ पे अगेन जो ए का पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, वो बी की प्रोफेशनल रेपुटेशन पर डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है, डिस्ट्रॉय करना है। और सेक्शन नंबर जो 469 है इसका इशू फिर अपराइज होता है। अब जो नेक्स्ट प्लेस है ये कहते हैं कि और नोइंग दैट इट इज़ लाइकली टू बी यूज्ड फॉर दैट पर्पस, विच पर्पस, टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ एनी पार्टी। पार्टी मीन्स कोई भी पर्सन हो सकता है, ये केस वाली पार्टीज नहीं है, ठीक है, यहाँ पर मुराद इससे कोई भी पर्सन हो सकता है। अब ये जो नॉलेज है ये सेकेंड यानी जो एक्चुअल इंटेंशन है उसके अलावा नॉलेज को भी लॉ रिकॉग्नाइज करती है। यानी इंटेंशन इंटेंडिंग में कि ये होता है ना कि एक खुद चाहते हैं कि जो फॉर्ज डॉक्यूमेंट है वो बी की रिपुटेशन को डैमेज करे, जबकि नॉलेज इट नोइंग इट दैट इट इज़ लाइकली टू बी यूज, मतलब ये होता है कि ये जो ए है इसको पता है कि जो फॉर्ज डॉक्यूमेंट है फॉर्ज लैपनिंग को रिपुटेशन डैमेज करने के लिए यूज़ किया जाए वो क्या है, लाइकली है। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल हम इस तरह ले सकते हैं कि ए अगर एक फेक डॉक्यूमेंट बी को देखता है और लोरी जानता है कि वो डॉक्यूमेंट बी के अगेंस्ट कभी कभी से क्रिएट किया जाएगा और उससे बी की जो रेपुटेशन है वो डैमेज हो गई। सो अगर रिक्विजिट जो नॉलेज है वो प्रूफ हो जाए वो सेक्शन 469 जो वो रिलेवेंट हो सकता है। आगे पनिशमेंट क्लास ही तो ऐसा जो ब्लू एवर्ब होगा उसको पनिश किया जाएगा विद इन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईगर डिस्क्रिप्शन, जो एक टीम हो सकती है 3 ईयर्स तक, प्लस उसके साथ साथ जो फाइन है वो भी उसके ऊपर लग सकता है। सो ये आज तक हमारा लेक्चर का जिसमें हमने सेक्शन नंबर को 66 से लेकर जो सेक्शन नंबर 469 तक की जो सेक्शन है इनको हमने कवर किया। तो सेक्शन नंबर 466 है इसमें हमने ये देखा कि कोर्ट पब्लिक ऑपरेशन डॉक्यूमेंट की बात करते हैं और अदर भी फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स इस मकसद के लिए यूज़ हो। और जो सेक्शन नंबर 467 है वो बात करता है वेरी एजुवेलेबल सिक्योरिटी है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की। और जो सेक्शन नंबर 468 है ये चीटिंग पर्पस से पॉइजरी अगर कमिट की जाए। और जो सेक्शन नंबर 469 है ये रिपुटेशन हार्म करने के पर्पस से अदर पॉइजरी कमिट की जाए। तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो पनिशमेंट है वो उसका इसको जो बेस ऑफेंस है जो सेक्शन में 465 है उससे कई ज़्यादा है। तो ये आज तक हमारा अपडेट था, इसमें मल्टीपल सेक्शंस को कवर किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप कुछ नया सीखा है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।